तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ग्रोविन एकेडमी में। और आज हम आपके लिए लेकर के आए एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पर वीडियो, और वो भी है हमारा क्लास 10 का ज्योग्राफी का पार्ट 1 यानी कि चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम इसको बताने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे इस फुल वीडियो में और इस क्लास का मज़ा लीजिए। तो चूंकि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और भूगोल पढ़ेंगे, तो चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि भूगोल क्या होता है। भूगोल भूगोल ठीक है। भूगोल का इंग्लिश होता है जियोग्राफी। जियोग्राफी ठीक। भूगोल जो है, इसका जो इंग्लिश शब्द है जियोग्राफी, ये आया है ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा से आया ज्योग्राफी, जो दो शब्दों से मिल करके बना है, जियो प्लस ग्राफोस। जहां पर जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना। ठीक है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि भूगोल क्या होता है, तो सिंपली आप कहिएगा कि भूगोल जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफोस, जिसमें जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना। यानी कि हम इसको एक सेंटेंस कह सकते हैं कि पृथ्वी के वर्णन करने को ही क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। अर्थात भूगोल में हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं कि पृथ्वी का निर्माण किस प्रकार से हुआ, पृथ्वी का संरचना किस प्रकार से है, पृथ्वी पर कौन कौन से प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। मतलब आपके दिमाग में जितना भी चीज़ आता है जो पृथ्वी से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें के बारे में हम भूगोल में ही पढ़ते हैं। तो इसीलिए भूगोल का हो जाएगा ये डेफिनेशन कि पृथ्वी के वर्णन करने को भूगोल कहते हैं। ठीक है, कि पृथ्वी के वर्णन करने को क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। अब भूगोल का जो पिता है या फिर भूगोल का जो जनक है, वो किसे कहा जाता है तो भूगोल का जनक कहा जाता है इरेस्टोस्थनीज को। इरेस्टोस्थनीज। कई बार ये एक नंबर के प्रश्न में पूछ दिया जाता है कि भूगोल का जनक या फिर भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, हु इज द फादर ऑफ जियोग्राफी। तो भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, इरेस्टोस्थनीज के। यहाँ पर से एक नंबर से यदि प्रश्न पूछा जाए कि भूगोल किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है। कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से, जियो प्लस ग्राफोस, जिसमें से जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना। भूगोल का जनक इरेस्टोस्थनीज। कोई पूछे कि भूगोल किसे कहते हैं, तो एक सेंटेंस में कहिएगा कि पृथ्वी के वर्णन करने को ही क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपनी पाठ की ओर। हमारा जो लेसन है संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये बहुत ही मजेदार चैप्टर है। बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर कौन कौन से प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ। ठीक है, तरह तरह की इसमें टॉपिक है। अभी तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो चैप्टर है, इसमें संसाधन और विकास, ये दोनों का क्या मतलब होता है। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, आपने क्लास 6 या 7 में पढ़ा होगा कि पृथ्वी के चारों ओर नहीं कह सकते हैं, हमारे चारों ओर पाए जाने वाली वे सभी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी है, उसे हम कहते हैं संसाधन। ये भी बात सही है। लेकिन अब आपका स्टैंडर्ड ऊंचा हो गया अब आपका क्लास बड़ा हो गया। आप उस टाइम थे 6-7 क्लास में, लेकिन अभी आप हो गए 10 क्लास में। तो आपका जो लिखने का शैली होना चाहिए, राइटिंग स्किल जो होना चाहिए, वो थोड़ा स्टैंडर्ड होना चाहिए। हालांकि वो भी सही है कि हमारे चारों ओर पाए जाने वाली वे सभी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी है, हम उसे संसाधन कहते हैं, बात सही है। लेकिन जिस प्रकार से हमारा स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है, उस प्रकार से हमें अपने आप में परिवर्तन करना चाहिए, अपने राइटिंग स्किल में परिवर्तन करना चाहिए, अपनी भाषा में परिवर्तन करना चाहिए। तो यहाँ हम सेंटेंस वही रहेगा, बस थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे बाकी चीजों को। संसाधन का सबसे पहले हम बनाते हैं डेफिनेशन कि संसाधन हम किसे कहते हैं। व्हाट आर कॉल्ड रिसोर्सेज, संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए हम पूरी किताब को पढ़ने से बेहतर हमने समझा कि पूरी किताब को पढ़ करके हम पीपीटी तैयार कर लें, और उसका जो मेन मेन बात है उसको हम लैपटॉप में सेटिंग किया है, पीपीटी बनाया है, और उसके जरिए हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो संसाधन का परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पर्यावरण में उपस्थित वो सारी वस्तुएं जिसका उपयोग मानव अपनी तकनीक, कुशलता, सामर्थ्य के अनुसार बदलकर अपने दैनिक जीवन में उपयोग करता है, उसे हम संसाधन कहते हैं।
सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद फिर हम इस डेफिनेशन के जरिए संसाधन को समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में संसाधन हम कहते किसको है। लिखेंगे आप इसको, हमारे पर्यावरण में, उत्तर इसका, हमारे पर्यावरण में उपस्थित वे सारी वस्तुएं जिसका उपयोग मानव अपनी कुशलता, तकनीक और सामर्थ्य के अनुसार बदलकर अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करता है, उसे हम संसाधन कहते हैं। देखिए, ये डेफिनेशन बहुत ही इजी डेफिनेशन है, आपको सिर्फ इसमें याद रखना है कि इसमें एक नया शब्द आया, कुशलता, तकनीक और सामर्थ्य। पूरा डेफिनेशन पढ़ते हैं कि हमारे पर्यावरण में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जिसका उपयोग मानव अपनी कुशलता, अपनी तकनीक और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे बदलकर अपने दैनिक जीवन में उपयोग करता है, उसे हम संसाधन कहते हैं। आप मोटा मोटी बात समझिए कि हमारे पास संसाधन तो बहुत है, लेकिन कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो उपयोगी लायक नहीं रहते हैं, बल्कि हमें उसे उपयोगी बनाना पड़ता है। जैसे आप समझ लीजिए पेट्रोलियम जो हम निकालते हैं, क्या डायरेक्ट हमें प्रकृति से मिलने के बाद उसका डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। पहले पेट्रोलियम को निकालने के बाद हम उसे रिफाइनरी फैक्ट्री में भेजते हैं, वहां पर पेट्रोलियम को शुद्ध किया जाता है, उसके बाद फिर हमें पेट्रोलियम मिलता है। ठीक है, उसी प्रकार से सोना जो होता है वो हमें कच्चे माल के रूप में प्राप्त होता है, फिर उसको हम बाद में अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके, अपनी बुद्धि का उपयोग करके, अपने विवेक का उपयोग करके, अपनी कुशलता का यूज करके हम उसे उपयोगी वस्तु में बनाते हैं, उसी को हम कहते हैं संसाधन। ठीक है, हमने आपको उदाहरण दिया पेट्रोलियम, ठीक है, सोना हो गया, लोहा हो गया, या फिर कह सकते हैं अयस्क। ये सारी चीजें जितने भी है वो हमें मिलती तो प्रकृति से ही है, लेकिन उसे उपयोगी वस्तु में बनाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है, अपनी बुद्धि, अपने विवेक का यूज करना पड़ता है, तब जाकर के हम इसे उपयोगी वस्तु में लाते हैं। अब कुछ संसाधन जो होते हैं वो बिना उसको उपयोगी वस्तु में बदले हमें मिल जाता है। जैसे हमारे आसपास जितने भी सारी चीजें मिलती है, दिखाई देती है, वो सभी तो संसाधन है ही, लेकिन कुछ संसाधन जो होते हैं वो पृथ्वी के अंदर रहते हैं और कुछ संसाधन जो होता है वो पृथ्वी के ऊपर रहता है। तो पृथ्वी के अंदर जितने भी संसाधन रहते हैं, मैक्सिमम उसको हमें यूजफुल लाने के लिए सबसे पहले हमें उपयोगी वस्तु में बदलना पड़ता है, तब जाकर के हम उसे यूज करते हैं। तो वही हमारा डेफिनेशन कह रहा है कि हमारे पर्यावरण में उपस्थित वे सारी वस्तुएं जिसका उपयोग मानव अपनी कुशलता मतलब अपनी बुद्धि, अपनी विवेक, तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी, और सामर्थ्य मतलब अपनी क्षमता के अनुसार बदलकर अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करता है। अब हमने पेट्रोलियम तो हमारा कच्चा माल था, रिफाइनरी में, फैक्ट्री में उसको भेजे, तब जाकर के वहां पर इसको रिफाइन किया गया, प्योर किया गया, उसके बाद फिर हम अपने दैनिक जीवन में प्राप्त कर पाते हैं, दैनिक जीवन में यूज कर पाते हैं। तो वही हमारा संसाधन का डेफिनेशन। इसमें आप एग्जांपल में लिख सकते हैं कि आपके मन में जितने भी सारी चीजें चल रही है वो सभी संसाधन है। पेट्रोलियम से लेकर के लैपटॉप, बुक्स वगैरह, जितने भी चेयर्स वगैरह, लाइट वगैरह, मोबाइल वगैरह, ये सभी क्या है? संसाधन है। तो यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि संसाधन का वर्गीकरण या फिर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है भूगोल के अनुसार। ठीक है, उसको देखते हैं हम सबसे पहले कि संसाधन का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। संसाधन का वर्गीकरण ठीक है। देखिए, वैसे तो इस पृथ्वी पर मात्र 2 ही प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, यदि हम समझने के तौर पर बात करें तो। एक तो प्राकृतिक संसाधन होते हैं और दूसरा मानव निर्मित संसाधन होते हैं या फिर मानवीय संसाधन होते हैं। अर्थात प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, और मानवीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें मानव से प्राप्त होते हैं। जैसे हमारे पास मार्कर है, ये माइक है, मोबाइल है, लाइट्स है, लैपटॉप वगैरह है, जितने भी चीजें आपको निर्जीव वस्तु में दिख रहा है वो सभी मानवीय संसाधन है। लेकिन हर चीज को इसमें हम शामिल नहीं कर सकते। जैसे चट्टान क्या निर्जीव वस्तु तो है, लेकिन क्या उसे आदमी ने बनाया? नहीं बनाया। कोयला निर्जीव वस्तु तो है, लेकिन उसे आदमी ने नहीं बनाया। तो जिसे कह सकते हैं कि जिसको आदमी ने बनाया है उसे हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं, और जिसको आदमी ने नहीं बनाया बल्कि वो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं।
तो ये तो हो गया इसका सिंपली भाषा, यानी कि ये जो आप छोटे क्लास में पढ़ते हैं वो। लेकिन अब यहाँ पर संसाधनों को हम दूसरे प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। मुख्य रूप से इसमें संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है: उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। ठीक है, हम तीनों को लिख रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले हम लिखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर। और तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, जैव और अजैव। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? जैव और अजैव। और उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय। और स्वामित्व के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। एक तो निजी कह सकते हैं, या तो फिर व्यक्तिगत संसाधन, सार्वजनिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। देखिए, किसी भी देश में नहीं, किसी भी क्षेत्र में कह सकते हैं, तो वहां पर कुल 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। एक संसाधन जो होते हैं, यदि हम स्वामित्व के आधार पर बात करें तो स्वामित्व मतलब कि उस संसाधन का मालिक कौन है, कोई तो होगा उसका मालिक। जैसे व्यक्तिगत मतलब होता है अपना पर्सनल, किसी खास व्यक्ति का। सार्वजनिक मतलब पूरे समाज का, या फिर कह सकते हैं सरकारी। राष्ट्रीय मतलब जो किसी एक देश का हो, और अंतरराष्ट्रीय मतलब जो किसी एक देश का ना हो बल्कि उस पर संपूर्ण विश्व का या फिर एक से अधिक देशों का उस पर नियंत्रण हो, उस पर अधिकार हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, जैव और अजैव। उत्पत्ति मतलब कह सकते हैं कि संसाधन का जो उत्पत्ति होता है वो या तो हमें प्रकृति से मिलता है या तो हम खुद बनाते हैं, तो वो होता है उत्पत्ति के आधार पर। तो यदि पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। यदि पूछा जाए उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, सार्वजनिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। एक और होता है विकास के स्तर के आधार पर, वो उतना मायने नहीं रहता इसलिए हम उसको नहीं लिखे हैं। अब हम इन सारे को एक एक करके पढ़ेंगे कि जैव संसाधन क्या होता है, अजैव संसाधन क्या होता है, नवीकरणीय संसाधन क्या होता है और अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। तो हम इसको मिटाते हैं अब, और हम सबसे पहले चलेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार। हमने बताया कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। अजैव, ठीक है। अब ये जैव संसाधन क्या होता है और अजैव संसाधन क्या होता है? जैव संसाधन का डेफिनेशन क्या आता है कि वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति हमें जीव मंडल से होती है तथा जिसमें सजीव के गुण पाए जाते हैं। क्या बोल रहा है कि जैव संसाधन जो होता है उसकी प्राप्ति हमें कहां से मिलती है? तो जैव मंडल से। वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति हमें जीव मंडल से होती है, जीव मंडल यानी कि एक तरह से कह सकते हैं पृथ्वी से, जीव मंडल से होती है, उसे हम जैव मंडल कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। या फिर वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है तथा जिसमें सजीव के गुण पाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं जैव संसाधन। जैसे में आप इसमें लिख सकते हैं, देखिए जैव संसाधन क्या कह रहा है कि जैव संसाधन जो होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? जीव मंडल से मिलता है, यानी कि प्रकृति से मिलता है। और दूसरी बात इसमें क्या बता रहा है कि इसमें किस प्रकार का गुण पाया जाता है? सजीव का गुण, यानी कि ये जो संसाधन है उसमें जान भी होता है, वो अपना डेवलपमेंट भी कर सकता है, अपना ग्रो भी कर सकता है, ठीक है, अपना एक तरह से कह सकते हैं फूड्स वगैरह भी बना सकते हैं, तो उसी को कहते हैं जैव संसाधन। ओवरऑल कह सकते हैं कि जैव संसाधन जो होता है वो एक प्रकार का सजीव संसाधन होता है। जैसे
जितने भी पेड़ पौधे वगैरह है वो सभी कैसा संसाधन है, एक जैव संसाधन है। जितने भी जानवर वगैरह है, पंछी वगैरह है, वो कैसा संसाधन है, जैव संसाधन है। आदमी मानव कैसा संसाधन है, एक जैव संसाधन है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ याद रखना है कि जैव संसाधन जो होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, जीव मंडल से मिलता है। और उसमें किस प्रकार का गुण रहता है, सजीव का गुण रहता है, यानी कि उसमें जान होता है। हम उसी को कहते हैं जैव संसाधन। जैसे आप लिख सकते हैं सजीव से संबंधित जितने भी प्रकार के हैं, जैसे लिख दीजिए जानवर, लिख दीजिए पशु पंछी वगैरह, है ना, पेड़ पौधे वगैरह या फिर वनस्पति वगैरह जो भी है, इसको कहते हैं जैव संसाधन। और इसी का उल्टा अजैव में कर दीजिए कि अजैव संसाधन जो होता है वो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। वैसा संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। वैसा संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं उसे हम कहते हैं अजैव संसाधन। अब निर्जीव वस्तु से क्या क्या बना होता है, चट्टान तो प्रकृति का होता है लेकिन क्या उसमें जान होता है, नहीं होता है। कोयला तो प्रकृति का होता है लेकिन उसमें जान होता है, नहीं होता है। खनिज जितने भी होता है वो प्रकृति से मिलता है लेकिन उसमें जान नहीं होता है। मार्कर ये कैसा संसाधन है, अजैव संसाधन है। लैपटॉप अजैव संसाधन, माइक अजैव संसाधन, कीबोर्ड अजैव संसाधन, मोबाइल अजैव संसाधन, है ना। तो जितने भी वस्तुएं आपको निर्जीव नजर में आ रही है वो सारे अजैव संसाधन के उदाहरण है। आप इसमें जितने उदाहरण चाहे आप लिख सकते हैं। और हाँ, यदि आपको दिखने में दिक्कत हो रहा है तो यदि आप इसका नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाएं। हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाएंगे ग्रोविन एकेडमी में। वहाँ पर जितने भी क्लास नोट्स होते हैं उसको हम सभी को वहाँ पर अपलोड कर देने का प्रयास करेंगे ताकि आपको नोट्स जो है वो बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। और जिस प्रकार से यहाँ पर हम बता रहे हैं उसी प्रकार से सेम नोट्स आपको वहाँ पर देखने में मिलेगा, जो बहुत ही आसानी और बहुत ही सुलभ से आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जैव और अजैव संसाधन हमने समझ लिया कि जैव संसाधन जो होता है उसकी प्राप्ति हमें जीव मंडल से होती है, लेकिन उसमें किस प्रकार का गुण पाया जाता है, सजीव का गुण पाया जाता है, यानी कि उसमें जान होता है। अजैव में क्या होता है कि ये अजैव संसाधन जो होता है वो निर्जीव वस्तुओं से बना होता है, इसमें सजीव का गुण नहीं पाया जाता है, इसी को कहते हैं हम अजैव संसाधन। ठीक है, अब अगला हमारा है, ये तो हमारा था उत्पत्ति के आधार पर कि संसाधनों का दो प्रकार होता है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अब हम समझते हैं उपयोगिता के आधार पर कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन के भी दो प्रकार होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। उपयोगिता के आधार पर, ठीक है। पहला होता है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। देखिए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन को समझने के लिए आपको एक छोटा सा बात समझना पड़ेगा कि यदि आपने कलम का यूज किया होगा तो दो प्रकार के कलम आते हैं। एक कलम जिसमें हम एक तरह से कह सकते हैं लीड का प्रयोग करते हैं, यानी कि वो कलम जब खत्म हो जाएगा तो हम उसमें फिर से दोबारा से लीड उसमें डाल करके हम उस कलम का यूज कर सकते हैं। और एक कलम वैसा कलम होता है जैसे ये कलम, हमारे हाथ में जो कलम दिख रहा है आपको, ये कलम में हम लीड नहीं डाल सकते। ये कलम जब खत्म हो गया तो ये पूरी कलम ही वेस्ट हो गया, खत्म होने के बाद इसको फेंक देना पड़ेगा, यानी कि लिखो फीको, यूज करो और उसको फेंको, यूज एंड थ्रो। तो उसी प्रकार से समझना होगा, वही कॉन्सेप्ट से आपको दिमाग लगाना है यहाँ पर कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्या होता है। नवीकरणीय संसाधन जो होता है एक तरह से समझिए कि उसमें हम रिफिल डाल सकते हैं। दैट मीन्स कि उसका उत्पादन हम मान लेते हैं एक बार यूज कर लिए, यूज करने के बाद वो खत्म हो गया तो उसका प्रोडक्शन या फिर उसका उत्पादन हम बहुत ही जल्दी कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन में उल्टा होता है। यदि एक बार वो संसाधन समाप्त हो गया तो फिर उसका निर्माण करने में लाखों करोड़ों हजारों वर्ष का टाइम लगता है, तब जाकर के अनवीकरणीय संसाधन का निर्माण होता है। जैसे कोयला का निर्माण क्या 10 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में होता है? नहीं होता है। कोयला का जब हम पूरी तरीके से उपयोग कर लेंगे, पूरा खत्म कर देंगे कोयला का, तो फिर उसका निर्माण होने में बहुत टाइम लगता है, करोड़ों लाखों वर्षों का टाइम लगेगा, तब जाकर के कोयला का निर्माण होगा। उसी प्रकार से पेट्रोलियम है, मिट्टी वगैरह भी है ना। तो कुछ संसाधन ऐसे होते हैं भले वो खत्म हो जाते हैं लेकिन उसका उत्पादन हम फिर से तुरंत कर लेते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लेता लेकिन फिर भी टाइम लेता है, लेकिन उसका उत्पादन हमें तुरंत मिल जाता है और जो कभी खत्म नहीं होने वाला होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश, क्या सूर्य का प्रकाश कभी खत्म होगा? पानी कभी खत्म होगा? हवा कभी खत्म होगा? नहीं होगा। ये सब चीज मान लेते हो भी गया तो पेड़ तो लग जाएगा, और पानी जब खत्म होगा
तो पानी खत्म होना तो ये संभव नहीं है ना। तो इसको हम समझ सकते हैं नवीकरणीय संसाधन में वैसा संसाधन जिसका उत्पादन एवं उपयोग बार बार किया जा सकता है तथा जिसकी आपूर्ति दोबारा आसानी से संभव हो। कि हम उसका उत्पादन भी बार बार कर सकते हैं, उसका उपयोग भी बार बार कर सकते हैं, और जो हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है उसे हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। जैसे मैं एग्जांपल, सूर्य का जो रोशनी है, सूर्य का जो प्रकाश है, वो कैसा संसाधन है? एक नवीकरणीय संसाधन है। जल जल कैसा संसाधन है? एक नवीकरणीय संसाधन है। विद्युत विद्युत कैसा संसाधन है? एक नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है। स्नेहा, ओ स्नेहा, भाग यहाँ जल्दी, बढ़िया हल्ला करो इन्हें। उसके बाद हमारा दूसरे नंबर पर आता है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है? कि उसका भंडार सीमित है। अनवीकरणीय संसाधन में उसका भंडार सीमित है, और एक बार यदि वो समाप्त हो गया तो दोबारा उसे प्राप्त करने में, दोबारा उसका उत्पादन करने में बहुत टाइम लगता है, तब जाकर के अनवीकरणीय संसाधन का निर्माण होता है। ठीक है। जैसे में हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि वैसा संसाधन जिसका भंडार सीमित हो, जिसका भंडार सीमित हो तथा जिसका उत्पादन बार बार ना हो सके, वैसा संसाधन जिसका भंडार सीमित हो तथा जिसका उपयोग एक ही बार किया जा सके। ठीक है। तो अनवीकरणीय संसाधन में क्या बोल रहा है? कि वैसा संसाधन जिसका भंडार सीमित है, यानी कि वो संसाधन लिमिटेड मात्रा में है, और जिसका उपयोग हम एक ही बार कर सकते हैं, और जिसका उत्पादन करने में लाखों हजारों वर्षों का टाइम लगता है, उसे हम कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कोयला हमारे पास सीमित मात्रा में है, और यदि हम इसको पूरी तरीके से खत्म कर देंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब कोयला का जो उत्पादन है, कोयला का जो भंडार है, वो खत्म हो जाएगा, और फिर उसका उत्पादन होने में, उसका प्रोडक्शन होने में काफी टाइम लगेगा। ठीक है। यानी इसको कह सकते हैं कि अनवीकरणीय संसाधन जो होता है वो यूज एंड थ्रो का काम करता है। कोयला को जब यूज करते हैं हम, तो कोयला को यूज करने के बाद क्या दोबारा उसको हम रियूज कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं, है ना। तो उसे हम कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल का जब यूज करते हैं हम, तो एक बार पेट्रोल डालने के बाद गाड़ी में जब डालते हैं तो पेट्रोल खत्म हो जाता है, लेकिन क्या उसको हम फिर से दोबारा यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो वही है पेट्रोलियम गैस, जितनी प्राकृतिक गैसेज वगैरह है, एलपीजी, सीएनजी वगैरह है, ये सारे अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। एक बार इसका भंडार खत्म हो गया, मतलब फिर इसका उत्पादन होने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसी को कहते हैं हम अनवीकरणीय संसाधन। अब हमारा संसाधन आता है तीसरा प्रकार का संसाधन, स्वामित्व के आधार पर। कि संसाधन का मालिक है तो है कौन? कोई खास व्यक्ति है, कोई प्राइवेट। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का प्रकार। हमने बताया आपको कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला, या तो किसी खास व्यक्ति का वो संसाधन होगा, व्यक्तिगत संसाधन, या फिर कह सकते हैं इसको निजी संसाधन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निजी संसाधन, सार्वजनिक संसाधन, इसे सामुदायिक संसाधन भी कहते हैं, सार्वजनिक संसाधन। तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन, एंड लास्ट में होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के कितने प्रकार होते हैं, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के 4 प्रकार होते हैं। या तो संसाधन का मालिक कोई खास व्यक्ति होगा, या फिर कोई निजी कंपनी होगा, चाहे कोई निजी व्यक्ति होगा, है ना। दूसरा, या तो संसाधन का हक पूरे समुदाय को होगा, पूरे समाज को होगा, पूरे क्षेत्र को होगा, है ना। तो उसे हम कहते हैं सामुदायिक संसाधन या फिर सार्वजनिक संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन में क्या होता है कि राष्ट्रीय संसाधन जो होता है वो किसी एक देश का होता है, और अंतरराष्ट्रीय संसाधन जो होता है वो किसी एक देश का ना होकर के बल्कि उस पर एक से अधिक देशों का हक होता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। निजी संसाधन में हम सिंपली लिख सकते हैं इसमें कि वैसा संसाधन
जो किसी खास व्यक्ति का होता है या फिर किसी खास व्यक्ति कंपनी का होता है, उसे हम कहते हैं निजी संसाधन। जैसे हमारे पास मोबाइल है, क्या ये मोबाइल सार्वजनिक मोबाइल है, राष्ट्रीय मोबाइल है, अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल है, किसका मोबाइल है? ये मोबाइल मेरा है, पर्सनल है, व्यक्तिगत है, यानी कि निजी व्यक्ति का है, तो हम इसे कहेंगे निजी संसाधन। लैपटॉप, लैपटॉप क्या कि पूरे समुदाय का है? नहीं, ये मेरा लैपटॉप है, तो इसीलिए हम कहेंगे ये मेरा किसी खास निजी व्यक्ति का है, या फिर किसी व्यक्तिगत लोग का है, या फिर किसी पर्सनल आदमी का है, तो उसको कहते हैं निजी संसाधन। यानी कह सकते हैं कि आपके पास जो जो चीजें हैं आपके पर्सनल लाइफ में यूज करने वाले, वे सारे चीजें आपका निजी संसाधन है। अब कई कई जो होते हैं हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जो होते हैं वो कई प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं और कई होते हैं जो नेशनल हॉस्पिटल होते हैं, सार्वजनिक हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है। स्कूल भी वैसे ही होते हैं, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल। तो प्राइवेट स्कूल जो होता है क्या वो पूरे क्षेत्र का होता है? नहीं, पढ़ते तो भले उसमें क्षेत्र के बच्चे हैं, लेकिन उस स्कूल के स्वामित्व, उस स्कूल का मालिक कोई खास व्यक्ति, कोई निजी व्यक्ति है, उसे हम कहते हैं निजी संसाधन। तो इसको आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा कि निजी संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिसका स्वामित्व किसी खास व्यक्ति या किसी खास कंपनी के पास होता है, उसे हम निजी संसाधन कहते हैं, ठीक है। सार्वजनिक संसाधन में क्या होता है कि वैसे संसाधन जिसका स्वामित्व कोई एक व्यक्ति का ना होकर के बल्कि पूरे समुदाय का, पूरे समाज का होता है, उसे हम सार्वजनिक संसाधन कहते हैं। जैसे तालाब, तालाब क्या किसी के बाप का होता है? नहीं होता है। जितने भी एक तरह से कह सकते हैं पशुचारण क्षेत्र जो होते हैं, जहाँ पर पशु वगैरह चरते हैं, वो किसी एक आदमी का होता है? नहीं होता है, वो भी किसी समाज का होता है, पूरे समुदाय का होता है, ठीक है। तो जिस पर एक व्यक्ति का हक ना होकर के पूरे समुदाय का, पूरे क्षेत्र का होता है, यानी कह सकते हैं वो सामाजिक होता है, उसे हम सार्वजनिक संसाधन कहते हैं या फिर सामुदायिक संसाधन कहते हैं। मंदिर, मंदिर क्या किसी एक व्यक्ति का है? मस्जिद, गिरजाघर, चर्च, सरकारी स्कूल, ठीक है, ये सारे कैसे संसाधन है? सार्वजनिक संसाधन है। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? राष्ट्रीय संसाधन, इसमें जितने भी सारे आपको खनिज वगैरह मिलते हैं, खनिज हो गया, जंगल हो गया, जल संसाधन जो हो गया, और जंगल में रहने वाले जितने भी बड़े बड़े जानवर वगैरह हो गए, यानी कह सकते हैं वन्य अभयारण्य, वे सारे राष्ट्रीय संसाधन के उदाहरण है, क्योंकि उसका स्वामित्व कोई एक व्यक्ति ना होकर के बल्कि वो एक देश का होता है, हमारे भारत देश का जैसे मान लेते हैं, ठीक है। जितने भी भारत में जितने प्रकार के जंगल है, जहां जहां पर, क्या उसका स्वामित्व कोई एक व्यक्ति है? नहीं, उसका स्वामित्व सरकार है, सरकार के पास उसका नियंत्रण रहता है। जितने भी जंगल है, ठीक है, जितने भी खनिज पदार्थ वगैरह जितने भी निकलते हैं धरती से, उसका स्वामित्व कौन होता है? सरकार होती है, राष्ट्रीय सरकार होती है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम राष्ट्रीय संसाधन। और अंतरराष्ट्रीय संसाधन में क्या होता है? जो किसी एक देश का ना हो करके बल्कि उसका नियंत्रण किसी एक से अधिक ज्यादा देशों की होती है, उसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हो गया भारत का कोस्टल एरिया, है ना, मान लेते हैं भारत का कोस्टल एरिया हो गया। तो इसके तीनों ओर समुद्र रहता है भारत का, ठीक है, तीनों ओर समुद्र पाए जाते हैं। तो इसके बाउंड्री से लेकर के 12 नॉटिकल मील दूर तक, यानी लगभग 22.2 किलोमीटर, इसके बाउंड्री से लेकर के 22.2 किलोमीटर तक यदि हम समुद्र में हिल जाएंगे तो समुद्र में हिलने के बाद मान लेते हैं वहां पर हमें पेट्रोलियम मिल गया, तो उसका हकदार हमारा होगा, यानी कि हमारे देश का होगा। वहां पर हम चाहे तो मछली पाल सकते हैं, वहां पर चाहे तो हम पर्यटन का चीज बना सकते हैं, ठीक है। तो समुद्री तटीय सीमा से लेकर के 12 नॉटिकल मील दूर तक यदि हम महासागर में या फिर समुद्र में हिल जाएंगे तो वहां पर जो हमें चीजें प्राप्त होती है वो हमारे देश का होता है, तो हम उसे कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय संसाधन में इसका उल्टा कर दीजिए, किसी भी तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे महासागरीय संसाधनों पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है, बल्कि इन संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय संगठन के बिना कोई उपयोग नहीं कर सकता है। अब मान लेते हैं एक देश यहाँ पर है और एक देश यहाँ पर है, क्या बोल रहा है कि इसके तटीय सीमा से लेकर के 200 नॉटिकल मील दूर तक, एक नॉटिकल मील दूर होता है लगभग 1.8 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? 1.8 किलोमीटर, लगभग एक नॉटिकल मील दूर जो होता है वो किलोमीटर में कन्वर्ट करके बनता है। तो हमारे देश के मान लेते हैं तटीय सीमा से लेकर के 200 नॉटिकल मील दूर तक यदि हम समुद्र में हिल जाएंगे, और ये जो देश है ये भी यदि समुद्र में हिल जाए, इसको पता चले रही साला वहां पर तो भनका है, खनिज पदार्थ मिला है, पेट्रोलियम मिला है, ये भी सोचे वहां पर तो खनिज मिला है, पेट्रोलियम मिला है, तो दोनों को जब भनक लग जाएगा तो दोनों हिल जाएगा समुद्र में और चल जाएगा 200 नॉटिकल मील दूर, दोनों हिल जाएगा। अब ये बोलेगा, लड़ाई करेगा कि नहीं ये मेरा है, ये लड़ाई करेगा कि नहीं ये मेरा है, तो फिर तो वहां पर बवाल मच जाएगा। तो इसीलिए कहा गया कि यदि आप अपनी तटीय सीमा से लेकर के 200 नॉटिकल मील दूर तक समुद्र में हिल जाते हैं, समुद्र में चल जाते हैं महासागर में, तो वहां पर जो संसाधन पाए जाएंगे
उस पर अधिकार किसी एक देश का नहीं होगा जब तक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ये नियंत्रण घोषित ना कर दे कि इस पर किसका हकदार होना चाहिए, ई बबुआ का होना चाहिए या फिर ई बबुआ का होना चाहिए। तो ऐसे स्थिति में सहारा लिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन का, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का। अब ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है, यही हमें बताएगा कि यहाँ पर जो संसाधन मिला है पेट्रोलियम, वो ई बाबू सरकार का होगा कि ई बाबू सरकार का होगा। यदि इसने कह दिया ना ये दोनों में से किसी का ना होगा, पूरे देश का, तब तो मामला शांत हो जाएगा। लेकिन सर सिर्फ इसका बता देगा तो ये मुंह फुला लेगा, ये मेरा था, ये ले लिया, ले चला गया वो, इसको भी दे दिया तब भारत अभी मुंह फुला लेगा कि साला मेरा था लेकिन दे दिया उसको। ठीक है, तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर किसी एक देश का हकदार नहीं होता है, बल्कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ना ये ना कह दे कि इस पर किसका हक है, तब तक हम उस पर अपना नियंत्रण, अपना प्रभाव नहीं जमा सकते हैं। तो ये था हमारा संसाधन का वर्गीकरण। मुख्य रूप से संसाधन को 4 भागों में बांटा गया था, लेकिन हमने बताया आपको 3, क्योंकि उसमें से एक जो भाग है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। इसीलिए उपयोगिता के आधार पर हमने बताया, और उत्पादन के उपयोगिता और उत्पादन के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। उसमें से सिंपली बात समझना था कि एक संसाधन वैसा होता था जिसको हम यूज करने के बाद उसको थ्रो कर देते थे, जैसे यूज किए और उसको फेंक दिए। जैसे चाय का जो हम लोग कप पीते हैं, ग्लास, चाय पीने वाले जो कप होता है उसको हम उसमें हम पीते हैं और फिर उसको फेंक देते हैं। ये 2 टकवा कलम 3 टकवा, इसको लिखते हैं फिर उसको फेंक देते हैं। तो एक संसाधन वैसा होता था, उसमें यूज एंड थ्रो, यानी कि उसका यूज करते थे और उसको फेंक देते थे, दोबारा फिर हम उसमें कोई काम नहीं ला सकते थे। जैसे हमने बताया आपको कोयला का जब एक बार यूज कर लेते हैं तो हम दोबारा फिर उससे कोई चीज नहीं बना सकते हैं, उसी को कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। लेकिन उसका भंडार जो होता है वो सीमित होता है, एक बार जब खत्म हो गया तो दोबारा पाना बहुत ही संभव होता है, दोबारा उसका उत्पादन करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन नवीकरणीय संसाधन में इसमें हम संसाधनों का बार बार यूज करते हैं। जैसे सूर्य का जो रोशनी है, सौर ऊर्जा, उसका हम कितना बार यूज करते हैं, सौर ऊर्जा हमें देता है पृथ्वी पर, या हम सोलर प्लांट लगाते हैं, सोलर प्लांट से फिर हम विद्युत उत्पादन करते हैं, तब जाकर के फिर हमें लाइट्स वगैरह जलते हैं। ठीक है, अब पानी से हम बहुत सारा काम करते हैं, पानी से भी हम विद्युत बनाते हैं। तो जिसका हम यूज बार बार कर सकते हैं उसे हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन, और इसका उत्पादन बहुत ही जल्दी हम कर सकते हैं। इसका भंडार सीमित नहीं होता, असीमित होता है, हवा वगैरह। ठीक है, ये सारा कैसे संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन। तो हमको उम्मीद है कि आपको ये जो संसाधन का वर्गीकरण है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं पर डाउट है तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाए और वहां पर कमेंट करें कि यहाँ पर हमको डाउट था, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको समझाने का प्रयास हो मेरा। ठीक है।